Now, question number 26. A boy is holding a smooth, hollow, and non conducting pipe vertically with charged spherical ball of mass 10 gram carrying a charge of plus 10 millicoulomb inside it. यानी यानी एक पाइप है ऐसे और उसके अंदर एक बॉल है. दिस इज नॉन कंडक्टिंग एंड दिस इज ए चार्ज स्फेरिकल बॉल जिसका मास कितना है 10 ग्राम एंड कैरिंग ए चार्ज ऑफ प्लस 10 मिलीकूलम or free to move along the axis of this pipe. The boy is moving the pipe from east to west. From east to west. Let us mark here east and west. Right? फिर नॉर्थ कहाँ हो जाएगा? ईस्ट, तो नॉर्थ हमारा इधर हो जाएगा. So let us take north here, then will be south here, because 3 dimensional है और ये पाइप वर्टिकल में इसलिए हमें रखना पड़ेगा. तो इधर नॉर्थ नहीं लगा. जैसे कॉपी में तो आप इधर कर देते हो 2 डायमेंशन, इधर नॉर्थ कर देते हो, इधर ईस्ट कर देते हो, वेस्ट कर देते हो और इधर साउथ कर देते हो. तो यहाँ पर इट विल नॉट वर्क क्योंकि बिकॉज आई नीड दिस वर्टिकल. सो इसीलिए हमने थोड़ा सा उसको इधर से दिया. ऑल्दो द एंगल बिटवीन दीज टू इज स्टिल 90 डिग्री. ये 3 डायमेंशनल डायग्राम है, ध्यान रहिए. एंड द बॉय इज मूविंग द पाइप फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. इस पाइप को यूं लाएगा, ये ऐसे लाएगा तेजी से. दैट मीन्स द चार्ज इज मूविंग दिस साइड, द वेलोसिटी विल बी हियर. ओके. एंड इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2 टेस्ला, अब वो मैग्नेटिक फील्ड किधर है वो अभी देखेंगे. With what minimum velocity should the boy move the pipe such that the ball does not move along the axis? Also determine the direction of the magnetic field. एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं. 26. A boy is holding a smooth, hollow and non-conducting pipe vertically with a charged spherical ball of mass 10 gram carrying a charge of plus 10 millicoulomb inside it, which is free to move from along the axis of the pipe. The boy is moving the pipe from east to west direction in presence of a magnetic field of 2 Tesla. With what minimum velocity should the boy move the pipe such that the ball does not move along the axis? Also determine the direction of the magnetic field. Let us see. Where is the mg? The mg is moving in the direction of downward, you can say. So where should be the force to balance it? That should be in upward direction. That is the F magnetic. Now we need the direction of the magnetic field so that the force comes in this direction. And the direction of the force is always governed by the Fleming left hand rule. So this force is always equals to Q V cross P. जिसको हम बोलते हैं Q V B sin theta and the direction will be here K. अगर एक x एक्सिस है y एक्सिस है तो वो K में जाएगा ऊपर. तो वो अभी हम देख लेते हैं कहाँ जाएगा. तो here is the velocity v, this is the force. तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से अगर हम देखें तो मैग्नेटिक फील्ड हमारा ये होता है. दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट, दैट मीन द चार्ज. और ये हो गया. सो अब ये देखिए ध्यान से, क्लियर हो रहा है. ये हमारा
वेलोसिटी हो गया ना, चार्ज इधर जा रहा है तो इधर करंट जाएगी, फोर्स हमारा यहां जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहां होनी चाहिए, इधर की बजाय इधर होना चाहिए। तो अब हमारे क्या था, इधर ईस्ट था, इधर वेस्ट था, इधर लेफ्ट में क्या था, नॉर्थ था, और ये कहां है, साउथ। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द साउथ। तो ये जो मैंने ये साउथ ही बनाया है, ये हम इसको साउथ बोलेंगे। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। पहली बात तो ये होगी। और वैसे भी देख लीजिए, V क्रॉस B अगर करेंगे तो कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। V क्रॉस B होता है ना, क्रॉस स्क्रू रूल, V क्रॉस B, तो V क्रॉस B यूं आएगा तो ये ऊपर जाएगा। तो दिस इज द डायरेक्शन, ये डायरेक्शन हमें पता लग गया। इसके बाद हमें पूछा है कि मिनिमम वेलोसिटी चाहिए। तो मिनिमम वेलोसिटी के लिए हमारे पास जो है ये क्यू वी बी साइन थीटा शुड बी इक्वल्स टू एम जी। क्यू वी बी दैट मीन्स दिस एफ एम शुड बी इक्वल्स टू एम जी। अब यहां से अगर हम देखें, दिस फोर्स विल बी मैक्सिमम व्हेन थीटा इज 90 डिग्री। तो इसको थीटा अगर 90 डिग्री है, वैसे भी है ही, वेलोसिटी तो जा रहा है इधर 90 डिग्री में है ही, तो थीटा 90, देन एफ मैग्नेटिक विल बी इक्वल टू क्यू वी बी एंड दिस एफ एम इक्वल्स टू एम जी, दैट मीन्स क्यू वी बी इक्वल्स टू एम जी। फिर से देखें ध्यान से एक बार, इसको समझ जाएंगे तो कैलकुलेशन तो आराम से हो जाएगी। एक पाइप है ऐसे, आप ग्लास में भी करके देख सकते हैं। मैं एक क्वेश्चन कई बार बच्चों से पूछता हूं कि बेटे एक ग्लास से आप एक मार्बल जो होता है, कंचा जो आपका होता है, क्या उसको बिना हाथ, कंचे को हाथ लगाए जो है ग्लास से बाहर निकाल सकते हैं? तो जनरली जब हम उनको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वगैरह पढ़ा रहे होते हैं तो उनका दिमाग में चलता है कि हाँ सर ग्लास को ऐसे घुमा दें तो धीरे धीरे क्या होता है, वो मार्बल क्या होता है, बाहर निकल जाता है। जबकि बेटा बिना हाथ टच करे तो आप गिलास को उल्टा करो तभी तो गिर जाएगा, तभी तो निकल जाएगा बाहर। बट एक्चुअली समझ जाने का वही होता है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सिमिलरली यहाँ पर क्या है, इस पाइप को अगर हम इधर तेजी से यूं ले जाएंगे, जैसे हम यूं घुमाते हैं ना उसको, तो वही तो चीज़ है, यूं वेलोसिटी से ले रहे हैं। तो मैग्नेटिक फोर्स के साथ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ जब वेलोसिटी से जाएगी तो उस चार्ज के ऊपर, क्योंकि मार्बल चार्ज वाला नहीं तो उसमें सेंट्रीफ्यूगल की बात करते हैं, तो यहाँ तो चार्ज बॉडी है और उसको वेलोसिटी में मैग्नेटिक फील्ड में अगर मूव कर रही है, ऐसे ले जा रहे हैं उसको, तो उसके ऊपर एक फोर्स लगेगी, वो है V क्रॉस B के हिसाब से। तो V क्रॉस B अगर हम ऐसे करें तो वो ऊपर जाएगा। तो फोर्स हमारा पता है कि हमें mg के अगेंस्ट जाना है, वेलोसिटी का डायरेक्शन हमें पता है कि चार्ज इधर जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आराम से मिल जाएगी, वो है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से हम फोर्स की डायरेक्शन ढूंढते हैं कि इफ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, this is the direction of the current, that is the motion of the charge, then this will be the direction of the force। तो यहाँ पर हमारे पास ये दो चीजें दी हैं, तो ये हम तीसरा खुद निकाल सकते हैं। तो हमने सबसे पहले फिक्स किया कि वेलोसिटी इधर है और फोर्स हमको इधर चाहिए, तो डेफिनेटली मैग्नेटिक फील्ड हमें यहाँ लगाना पड़ेगा। तो दैट मीन्स यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इधर क्या था, ईस्ट ये थी हमारा, और लेफ्ट में हमारा क्या था, नॉर्थ, और इधर क्या होगा, साउथ हो जाएगा। सो दिस मैग्नेटिक फील्ड हैज टू बी इन साउथ डायरेक्शन। पहली बात तो ये क्लियर हुई। दूसरी बात ये हुई कि ये नीचे क्यों नहीं गिरेगा, जब ये फोर्स और इसका वेट दोनों बराबर हो जाएंगे तो वो नहीं गिरेगा। तो इसलिए कंडीशन हमारी जो है एफएम जो है क्यू वी बी साइन थीटा एंड दैट हैज टू बी मैक्सिमम, ताकि वेलोसिटी मिनिमम हो। तो थीटा जो है हमारा क्या है, फॉर वेलोसिटी मिनिमम दिस साइन थीटा हैज टू बी मिनिमम मैक्सिमम। सो साइन थीटा मैक्सिमम इज 90 डिग्री पे 1 हो जाएगा। तो देन दिस मिनिमम के लिए हमारा हो गया क्यू वी बी। ये ध्यान रखें, वी मिनिमम दैट मीन्स साइन थीटा इज मैक्सिमम, दैट इज 90 डिग्री से साइन 90 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो थीटा विल बी 90 डिग्री, ये ध्यान दें। तो ये क्यू वी बी हो गया, और एफ एम जो है वो किसके बराबर है, एम जी के, दोनों को बराबर कर दीजिए। अब आपके पास वेलोसिटी कितनी आ गई, एम जी अपॉन क्यू बी। तो m is 10 ग्राम, 10 ग्राम मीन्स 10⁻³ g मीन्स 9.8। उन्होंने दिया तो नहीं है 10 वगैरह लेने के लिए, तो वी कैन जस्ट टेक इट 9.8। q is
10 into 10⁻³ coulomb and the B is 2 Tesla. So here ये दोनों ही कट गए. अब ये कितना आ गया? ये तो 4.9 मीटर पर सेकेंड आ गया. 4.9 मीटर पर सेकेंड. एक बार फिर से ध्यान से देखिए, ये तो आपको क्लियर हो ही गया. कैलकुलेशन एक बार फिर से देख लीजिए. ये जो मैग्नेटिक फोर्स है और जो वेट है दोनों बराबर होने चाहिए. उनकी क्यू वी वी इक्वल टू एम जी डाल दिया. वी की वैल्यू हमारी होगी एम जी अपॉन क्यू वी. मास जो है हमारा है 10 ग्राम. 10 ग्राम मीन्स 10 इंटू 10⁻³ जी की वैल्यू है 9.8. क्यू इज द 10 मिली कूलम. तो 10 मिली इज 10⁻³ और बी है हमारा 2. तो ये पूरा का पूरा फैक्टर कट गया. 10 इंटू 10⁻³ 10⁻³ कट गया और ये 9.8 डिवाइड बाई 2 जो है वो 4.9 मीटर पर सेकेंड हो गया. तो दिस इज द मिनिमम velocity with which this conductor is to be moved in this magnetic field which is pointed towards the south. Then this ball is not going to fall. (27th question). A light ray entering a right angled prism undergoes refraction at the face AC as shown in figure 1. Then first part, what is the refractive index of the material of the prism in figure 1? Second part, A, if the side AC of the above prism is now surrounded by a liquid of refractive index 2/√3 shown in figure 2, determine if the light ray continues to graze along the interface AC or undergoes total internal reflection or undergoes refraction into the liquid. Part B, draw the ray diagram to represent the path followed by the incident ray with the corresponding angle values given. Sin inverse √2/√3 equals to 54.6 डिग्री. तो सबसे पहले इसमें फिगर 1 मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ. आप हमेशा जो है ना, जब भी इसको सैम्पल पेपर को आप देखें, वॉच करें यानी वीडियो देखें, तो हार्ड कॉपी जो है ना अपने सैम्पल पेपर की एक हार्ड कॉपी निकाल कर रख लें और उसको सामने रखें और तब इन वीडियो को देखें, तो उसमें फिर आपको आसानी हो जाएगी. सो द फिगर 1 इज, दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल एंड इट इज ऑफ क्लास प्रिज्म. सो इट इज राइट एंगल्ड प्रिज्म. नाउ वैसे ही राइट एंगल ट्रायंगल बनाया था मैंने, लेकिन प्रिज्म इस शेप में है तो इसलिए उसको बोलते हैं राइट एंगल्ड प्रिज्म. यहां पर आपका 90 डिग्री है. तो ये एंगल क्या होगा, ये दोनों सेम साइज के हैं तो ये एंगल इसने 45 दे ही रखा है. राइट. अब कहता है व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म इन फिगर 1. तो फिगर 1 में इसने कहा है कि ये ऐसी रेज आ रही है. तो दिस इज कॉल्ड द नॉर्मल इंसिडेंस. जब नॉर्मल इंसिडेंस होती है तो ये हमेशा क्या होगी, स्ट्रेट जाएगा विदाउट एनी डेविएशन. अब यहां पर अगर आप एक नॉर्मल खींचेंगे तो व्हाट विल बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन दैट केस. कितना होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस? नेचुरली दिस विल बी, अगर इस ट्रायंगल को देखें तो 90 डिग्री बन गया, तो ये एंगल कितना है 45, और ये हमने नॉर्मल खींचा तो ये भी कितना हो जाएगा 45 होगा भाई. तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 45 डिग्री और वो ये कह रहा है कि ये यहां पर इसको ग्रेज करके निकल गई. सो दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी. तो ए सी के साथ चला गया. वो कहता है ना, इसको ग्रेजिंग बोलते हैं. तो इसके साथ चला गया. इसका मतलब क्या हुआ, ये कब होता है, हमने पढ़ा है TIR में कि जब ये डेंसर से रेयर में जा रहा है. दिस इज द ग्लास एंड दिस इज द एयर. तो इट इज डेंसर, इट इज मूविंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर. एंड
when the angle of refraction is 90 degree, इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है यहाँ पे 90 डिग्री है. सो फॉर दैट ओनली इट इज पॉसिबल व्हेन दिस इज द क्रिटिकल एंगल. तो इसके अंदर हमारा देखेंगे हम साइन सी अपॉन साइन 90 इक्वल्स टू 1 अपॉन म्यू. आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं क्योंकि साइन 90 पता है हमें कि ये क्रिटिकल एंगल है तो 1 बाई म्यू होता है. तो इसलिए c की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 45. तो साइन 45 इक्वल्स टू 1 अपॉन म्यू. 45 is 1 by root 2 equals to 1 upon mu. So this way mu is equal to root 2. So this is the refractive index of the glass prism. The first answer, what is the refractive index of the material of the prism in figure 1? So the refractive index of the material of this prism is root 2. Now we'll discuss second part. So first part is very clear. Second part, again the same prism is there. This is A, this is B and this is C. But now instead of air, a liquid is filled over here. Here the liquid is there, and this liquid, the refractive index of the liquid is 2 by root 3. Here the mu of liquid is 2 by root 3. Now what will happen to this ray? It is having normal incidence. Now the angle of incidence is still 45 degree. So here the angle I is 45 degree and we need R. Suppose this is root 2, different index here, mu 1 is root 2 and mu 2 is 2 by root 3. So which is greater? Two by root 3 or root 2. Root 2 is nearly 1.41 and 2 by root 3 is 2 upon 1.7. So it is 1.2 or something. So this mu 2 is less still. So this is denser. Still it is denser. So let us say it is moving away from the normal, that means it is moving this way. And the question is whether it will still graze or it will get total internal reflection or it will get some angle of refraction through in the medium. So as far as the TIR is concerned, it is not possible because this is still denser than this and the refractive index of the liquid with respect to the glass will be equals to refractive index of liquid upon refractive index of the glass, that is 2 by root 3 divided by root 2. So it comes to be root 2 upon root 3. So which is less than 1. So it is rare and it is denser. But this value is less than root 2. So for grazing you need mu as root 2, which is not equal to that much. So it is not even to graze. So TIR तो हो ही नहीं सकता. So that way let us say we have to find the R, how it is going to refract, then R. So refraction is taking place in this liquid, and according to Snell's law, sin I upon sin R equals to this mu, that is G mu L. So that is equals to sin I is 45
sin 45 divided by sin r equals to √2 upon √3. So substituting the value of 45, that is 1 by √2. So here 1 by √2 into sin r equals to √2 upon √3. So here sin r equals to √3 upon 2. एक बार फिर से देखें, ये 45 डिग्री पे आया, ये √2 है इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, इसका है 2 बाई √3, तो वो उससे कम है, तो इसलिए TIR को होने का मतलब नहीं है। और इसका क्रिटिकल एंगल भी अगर आप निकालने की कोशिश करेंगे तो ग्रेजिंग भी नहीं होगी, तो इसलिए वो क्या रिफ्रैक्ट करेगा। रिफ्रैक्ट करने के लिए हमने क्या कहा, स्नेल्स लॉ से हमने कहा कि I इक्वल टू 45 डिग्री है, R ढूंढना है, तो साइन I बाई साइन R इक्वल क्या होगा, G म्यू L, और G म्यू L हमने यहाँ निकाल दिया म्यू L अपॉन म्यू G, दैट इज 2 बाई √3 डिवाइडेड बाई √2। सो √2 से 2 कटेगा, √2 बचेगा, नीचे आया √2 बाई √3। तो यहाँ पर साइन स्नेल्स लॉ के हिसाब से हमारा क्या आएगा, साइन 45 अपॉन साइन R इक्वल्स टू √2 बाई √3। अब यहाँ से 1 बाई 45 साइन 45 वैल्यू आती है 1 बाई √2, ये साइन R इज इक्वल टू √2 बाई √3। यहाँ साइन R की वैल्यू क्या आएगी, √3 बाई 2, √2 इंटू √2 इज 2, तो √3 बाई 2 क्या होता है, दैट मीन्स R इज 60 डिग्री। R की वैल्यू क्या है, 60 डिग्री, 90 डिग्री नहीं है अभी भी, तो ग्रेज नहीं करेगा, रिफ्रैक्ट ही करेगा। अब जहां तक बात आई क्रिटिकल एंगल की, तो क्रिटिकल एंगल को अगर आप निकालना चाहें तो यू कैन जस्ट फाइंड क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल क्या होगा, साइन C इक्वल्स टू म्यू, दैट इज कितना है हमारा, √2 बाई √3। अब ये वैल्यू जो है C की वैल्यू क्या होगी, साइन इनवर्स √2 बाई √3, एंड दैट इज गिवन टू यू, दैट इज 54.6 डिग्री। ये आपको वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है। सो दिस वे वी कैन गेट दी, सो इसके जो पार्ट, पहला पार्ट उसने कहा कि इफ द साइड AC इज अबव प्रिज्म इज नाउ सराउंडेड बाय द लिक्विड ऑफ रेफरेंस इंडेक्स 2 बाय √3 shown in figure 2, determine if the light ray continues to graze. No, it is not going to graze. The second thing is और undergoes total reflection। जब वो ग्रेज नहीं करे टोटल रिफ्लेक्शन का तो मतलब ही नहीं होता, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका इतना है नहीं पहले से, अगर एयर था तो ज़्यादा था, जिसकी वजह से वो क्रिटिकल एंगल छोटा हो जाता। अब वो लिक्विड हो गया तो इसका क्रिटिकल एंगल क्या होगा, बढ़ जाएगा, तो 45 से क्रिटिकल एंगल और बढ़ जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये तो 45 का एंगल ऑफ इंसिडेंस छोटा हो गया, क्रिटिकल एंगल इज ग्रेटर देन 45 डिग्री, सो इंसिडेंस ही 45 का होता तो TIR का मतलब नहीं होता। अब आ गया कि कितना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अगर होगी तो किस एंगल पे होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, उसकी वैल्यू क्या होगी। तो उसके लिए स्नेल्स लॉ हमने लगाया, I इक्वल टू 45 और R की वैल्यू ढूंढनी है, तो साइन I बाई साइन R G म्यू L कर दिया। इसको सारी कैलकुलेट किया, हमारा वैल्यू आया R का 60 डिग्री, जो कि बिल्कुल क्लियर आ रहा है। अब रही बात क्रिटिकल एंगल ढूंढने की, तो जो C जो है वो 45 ज्यादा था, वो कैसे निकालेंगे, तो साइन C इज इक्वल टू √2 बाई, यानी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका आया दिस लिक्विड का विद रिस्पेक्ट टू द ग्लास निकाला, दैट इज √2 बाई √3, सो दैट इज इक्वल टू 54.6 डिग्री, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो ये इसका क्रिटिकल एंगल भी आ जाएगा, यहां से आप कर सकते हैं। अब रे डायग्राम की बात करनी है, तो रे डायग्राम तो ऑलरेडी बना दिया हमने, ये इधर से जाएगा, ये नॉर्मल इधर सीधा चला जाएगा, यहां से यहाँ ये 60 डिग्री पे ये बाहर निकल जाएगा, ग्रेजिंग नहीं होगी। तो दिस इज द रे डायग्राम ऑल्सो, दिस विल बी 60 डिग्री। अब इसको आप 60 डिग्री मेंशन कर दें R की जगह, ये रे डायग्राम जब आप बनाएंगे तो ये 60 डिग्री बनेगा।